तो प्यारे बच्चों, अब तक लेखक ने अपने और अपने साथियों के बचपन का वर्णन किया है। अब आगे लेखक अपने स्कूल में बनाए गए नियमों का, अध्यापकों का तथा बच्चे किस प्रकार स्कूल में अनुशासन का पालन करते थे, इसका बड़ा रोचक वर्णन किया है। अब लेखक कहता है, हमारा स्कूल बहुत छोटा था, केवल छोटे छोटे 9 कमरे थे जो अंग्रेजी के अक्षर एच की भांति बने हुए थे। उनका आकार जो था वो एच की भांति था। दाईं और पहला कमरा, राइट साइड पे पहला कमरा हेडमास्टर शर्मा जी, मदन मोहन शर्मा जी का था, जिसके दरवाजे के आगे हमेशा चिक लटकी रहती थी। चिक होता है बांस की तीलियों का बना हुआ पर्दा, वो हमेशा लटका रहता था। स्कूल की प्रार्थना के समय वह बाहर आते और सीधी कतारों में, सीधी लाइन में, कद के अनुसार हाइट वाइज खड़े लड़कों को देखकर उनका गोरा चेहरा खिल उठता था, बहुत खुश हो जाते थे। सारे अध्यापक लड़कों की तरह ही कतार लाइन में पूरा एक लाइन बांधकर उनके पीछे खड़े होते थे। केवल मास्टर प्रीतम चंद, पीटी मास्टर जो प्रीतम चंद थे, वो क्या करते थे? केवल मास्टर प्रीतम चंद लड़कों की कतारों के पीछे खड़े खड़े यह देखते थे कि कौन सा लड़का कतार में ठीक नहीं खड़ा। जो पीटीआई मास्टर थे वो लड़कों की कतार के पीछे खड़े होकर यह देखते थे कि कौन सा लड़का कतार में ठीक नहीं खड़ा। उनकी घुड़की, झिड़की और ठुड्डों के भय से, ठुड्डे पैर के ठुड्डे के भय से हम सभी कतार के पहले और आखिरी लड़के का ध्यान रखते। अब जब आप लाइन सीधी करते हो तो पहला बच्चा सीधे खड़ा है तो पूरी लाइन सीधी हो जाती है। पहला बच्चा हिलता डुलता है, आगे पीछे होता है तो पूरी लाइन टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। तो कहते हैं हम पहले वाला और आखिरी लड़के का ध्यान रखते, अपने आप सारी कतार क्या हो जाती थी? सीधी हो जाती थी। सीधे कतार में बने रहने का प्रयत्न करते। सीधी कतार के साथ साथ हमें ये ध्यान भी रखना होता था कि आगे पीछे खड़े लड़कों के बीच की दूरी, 1 आर्म डिस्टेंस जैसे कहते हो, दूरी भी एक सी हो, ये ध्यान रखना पड़ता था। सभी लड़के उस पीटी से बहुत डरते थे पीटी मास्टर से, क्योंकि वो जब पीटी करवाते थे बहुत गुस्सा करते थे, घुड़की देते थे, झिड़कियां देते थे, पैर से मारते थे, ठुड्डे से मारते थे, क्योंकि उनके जितना सख्त अध्यापक ना कभी किसी ने देखा था, ना कभी किसी ने सुना था। यदि कोई लड़का अपना सिर भी इधर उधर हिला देता, लाइन में खड़ा हुआ कोई बच्चा अपना सिर भी इधर उधर हिला देता या पाँव से दूसरे टखने पिंडली खुंजलाने लगता, तो वह उसकी भाग की तरह, जैसे चीते की तरह झपट पड़ते थे और खाल खींचने के मुहावरे को प्रत्यक्ष साबित कर देते थे। खाल खींचने के मुहावरे को यानी बहुत मारते पीटते थे के मुहावरे को प्रत्यक्ष साबित करके दिखा देते थे। परंतु हेडमास्टर शर्मा जी उसके बिल्कुल उलट स्वभाव के थे। पीटी मास्टर बहुत सख्त थे, खाल खींच देते थे बच्चों की, मारते थे, बहुत पीटते थे, लेकिन हेडमास्टर शर्मा जी उसके बिल्कुल उलट स्वभाव के थे। वह 5वीं और 8वीं श्रेणी को इंग्लिश स्वयं पढ़ाया करते थे। हमारे में से किसी को भी याद न था कि 5वीं श्रेणी में कभी भी उन्हें किसी भी गलती के कारण किसी की भी चमड़ी उधेड़ते हुए मारते पीटते देखा या सुना हो। चमड़ी उधेड़ना हमारे लिए बिल्कुल ऐसा शब्द था जैसे हमारे सरकारी मिडिल स्कूल का नाम। सरकारी मिडिल स्कूल में जैसे चमड़ी उधेड़ देते हैं, बहुत मार पिटाई होती है, जैसे हमारे सरकारी मिडिल स्कूल का नाम। अधिक से अधिक वह गुस्से में बहुत जल्दी आंखें झपकते थे। अधिक से अधिक जब हेडमास्टर शर्मा जी को गुस्सा आता था, अपनी आंखें जल्दी झपकते, अपने लंबे हाथ की उल्टी उंगलियों से, अपने हाथों की उल्टी उंगलियों से एक चपत, हल्का सा जैसे चपत, चांटा जैसा होता है, चांटा नहीं कह सकते, चांटा बहुत तेज पड़ता है,
चपतोगे हल्के से हमारी गाल पर मार देते तो मेरे जैसे सबसे कमजोर शरीर वाले भी सिर झुकाकर मुंह नीचा किए हुए हंस देते थे। हम अंदर ही अंदर अपनी गलती का एहसास करते थे, हमें हमारी गलती को महसूस करवा देते थे, हल्की से चपत देते थे और हम अंदर ही अंदर उसको महसूस करते थे कि आज हमने गलती की है और हम अपना सिर नीचे झुकाकर हंस देते थे। वह चपत तो जैसे हमें भाई भीखे की नमकीन पापड़ी जैसी मज़ेदार लगती है। ऐसे लगता था भाई भीखा नाम है, भाई भीखे की नमकीन पापड़ी जैसे चटपटी स्वाद होती है, वैसे ही वो हल्की चपत जो हमारे गालों पे मारते थे वैसी वो महसूस होती थी, जो तब पैसे की शायद 2 आ जाया करती थी। परंतु तब भी स्कूल हमारे लिए ऐसी जगह ना थी जहाँ खुशी से भागे जाएं। स्कूल हमारे लिए ऐसी जगह नहीं थी कि हम भागते भागते स्कूल जाएं। पहली कच्ची श्रेणी से लेकर चौथी श्रेणी तक, 1 से लेकर 4 तक, केवल 5-7 लड़कों को छोड़कर हम सभी रोते चिल्लाते ही जबरदस्ती स्कूल जाते थे। अपने आप नहीं चल पड़ते थे, चलो चलो स्कूल जाना, ऐसी खुशी नहीं होती थी। तो बड़ी मुश्किल से हम जो थे कुछ बच्चे 5-7 लड़कों को छोड़कर हम सभी रोते चिल्लाते ही स्कूल जाते थे। परंतु कभी कभी ऐसी सभी स्थितियों के रहते स्कूल हमें अच्छा भी लगने लगता था। स्कूल किन कारणों से अच्छा लगता था, अब सुनो। परंतु जब स्काउटिंग का अभ्यास करवाते समय पीटी साहब नीली पीली झंडियों को लेकर क्या करते थे, हाथों में पकड़वा कर 1 2 3 झंडियां ऊपर नीचे दाएं बाएं करवाते हवा में लहराती हुई और फड़फड़ाती झंडियों के साथ खाकी वर्दी पहने हुए, गले में 2 रंगा रुमाल लटकाए हुए जब हम अभ्यास करते थे तो हमें स्कूल बहुत अच्छा लगता था। कब अच्छा लगता था, जब स्काउटिंग परेड कराते समय जो पीटी मास्टर थे नीली पीली झंडियां हाथों में पकड़वाते और 1 2 3 कहते, झंडियां उनके 1 2 3 कहने पर ऊपर नीचे दाएं बाएं करवाते और जब वो झंडियां हवा में लहराती थी और फड़फड़ाती झंडियों के साथ खाकी वर्दियां पहने हुए गले में 2 रंगा रुमाल लटकाए हुए अभ्यास करते थे, तब हमें स्कूल जाना बहुत अच्छा लगता था। हम कोई गलती ना करते तो वह अपनी चमकीली आंखें हल्के से झपकाते, कहते शाबाश, और अगर हम कोई भी गलती ना करते तो धीरे से अपनी चमकीली आंखें हल्के से झपकाते और हमें शाबाश कहते। वेल बिगिन अगेन 1 2 3 3 2 1, वेल बिगिन अगेन, दोबारा शुरू करो 1 2 3 3 2 1। उनकी एक शाबाश ऐसे लगने लगती जैसे हमने किसी फौज के सभी तमगे हासिल कर लिए हैं। उनकी शाबाशी हमें बहुत बड़ी लगती, मानो ऐसे लगता था हमने फौज का कोई तमगा एक मेडल हासिल कर लिया है, ऐसे हमें उनकी शाबाश लगती। कभी यही एक शाबाश सभी मास्टरों की ओर से हमारी सभी कॉपियों पर साल भर की लिखी गुड का बहुवचन, गुड टीचर देता है गुड, कॉपी पे गुड, तो कहता है साल भर जो टीचरों ने हमें गुड दिया होता था, अगर हम उस गुड का बहुवचन भी ले लें तो हमें उनकी शाबाश उन गुड्डों से भी अधिक मूल्यवान लगती थी। कभी ऐसा भी लगता कई साल की सख्त मेहनत से प्राप्त की पढ़ाई से भी पीटी साहब के डिसिप्लिन में रहकर प्राप्त की गुडविल बहुत बड़ी थी। कभी कभी ऐसा लगता था ये जो हमें डिसिप्लिन में रहना सिखाते हैं, अनुशासन में रहना सिखाते हैं, जो गुडविल, जो ऐसे हमारा जो हमें शाबाश दे रहे हैं और हम इनका अनुशासन का जो इनके बताए गए नियमों का पालन कर रहे हैं, तो ऐसा हमें बहुत अच्छा लगता था। परंतु यह भी एहसास रहता था, जैसे गुरुद्वारे का भाई जी कथा करते समय बताया करते थे कि सतगुरु के भय से ही प्रेम जागता है, भय भिन्न होत न प्रीत, जब तक किसी का डर नहीं हो तब तक प्रीत नहीं होती। तब हमें ऐसा लगता था, हम जो गुरुद्वारे का भाई जी जो कथा करते हुए बताते थे कि सतगुरु के भय से ही प्रेम जागता है, ऐसे ही पीटी मास्टर के डर से ही हमारे अंदर उनके प्रति प्रेम की भावना जाग जाती थी। वह ऐसा भी है कि आपको रोज फटकारने वाला कोई अपना यदि साल भर के बाद एक बार शाबाश कह दे तो ये चमत्कार सा लगने लगता है। ये ऐसा भी है कि कोई रोज रोज तुम्हें डांटता है, फटकारता है, मारता है, पीटता है, लेकिन कभी तुम्हें एक बार शाबाश कह दे तो ये चमत्कार सा लगने लगता है। लेखक कहता है हमारी दशा भी कुछ ऐसे ही हुआ करती थी।
हर वर्ष अगली श्रेणी में प्रवेश करते समय मुझे पुरानी पुस्तकें मिलती। अब बच्चों को नए नए बुक्स के वो जो पूरे पूरे बुक्स क्या बोलते हो, नए सेशन की नए बुक्स पूरी मिल जाती हैं। अब पहले समय में, हमारे समय में भी क्या होता था बेटा, हम जब एक भाई बहन ने पढ़ लिया तो वो बुक्स का पूरा लॉट जो था वो दूसरे बच्चे को दिया जाता था, क्योंकि उन दिनों सिलेबस चेंज नहीं हुआ करता था। आजकल तो सिलेबस भी चेंज हो रहा है, कुछ हो रहा है, बच्चे पुरानी किताब पढ़ते भी नहीं, अपने भाई बहनों की किताबें भी लेकर नहीं पढ़ना पसंद करते। तो उस समय क्या होता था, मुझे जब क्या होता था, पुरानी पुस्तकें मिला करती थी। हमारे हेडमास्टर शर्मा जी का एक लड़के को उसके घर जाकर पढ़ाया करते थे, और वो लड़का जो था जिसके घर में जाते थे बड़े धनाढ़ अमीर लोग थे। उनका लड़का मुझसे 1-2 साल बड़ा था, बड़ा होने के कारण एक श्रेणी आगे हो जाता, और उसकी किताबें क्या हो जाती थी, मुझे मिल जाती थी। हर साल अप्रैल में जब पढ़ाई का नया साल आरंभ होता तो शर्मा जी उसकी 1 साल पुरानी पुस्तकें ले आते। हमारे घर में किसी को भी पढ़ाई में दिलचस्पी नहीं थी। यदि नई किताबें लानी पड़ती, जो तब 1-2 रुपए में आ जाया करती थी, तो शायद इसी बहाने पढ़ाई तीसरी चौथी श्रेणी में ही क्या हो जाती थी। अगर नई पुस्तकें लानी पड़ती तो शायद तीसरी चौथी श्रेणी में पढ़ाई भी छूट जाती। लेकिन तब तक पढ़ाई चलती रही कि एक बच्चे ने पढ़ लिया, वो अगली श्रेणी में चला गया, उसकी पुस्तकें दूसरे बच्चे को दी जाती थी ताकि वो अपना पढ़ सके। कोई 7 साल स्कूल में रहा तो एक कारण पुरानी किताबें मिल जाना भी था। अगर मैं 7 साल स्कूल में रहा, लेखक कहता है, तो उसका ये भी कारण था कि मुझे पुरानी किताबें मिल जाया करती थी। कॉपियों, पेंसिलों, होल्डर, स्याही, दवात में भी मुश्किल से 1-2 रुपए साल भर में खर्च हुआ करते थे। परंतु उस जमाने में 1 रुपया बहुत बड़ी रकम, बहुत बड़े रुपए हुआ करती थी। 1 रुपए की भी बहुत कीमत हुआ करती थी। 1 रुपए में 1 सेर घी आया करता था, और 2 रुपए की 1 मन 40 सेर गंदम आया करती थी, गेहूं। इसी कारण खाते पीते घरों के लड़के ही स्कूल जाया करते थे। हमारे 2 परिवारों में मैं पहला लड़का था जो स्कूल जाने लगा था। यानी उस समय 1 रुपए की बहुत क्या थी, कीमत थी। परंतु किसी भी नई श्रेणी में जाने का ऐसा चाव कभी भी महसूस नहीं हुआ जिसका जिक्र कुछ लड़के किया करते थे। अजीब बात थी कि मुझे नई कॉपियों और पुरानी पुस्तकों में से, कॉपियां तो नहीं मिलती थी लेकिन पुस्तकें पुरानी मिलती थी, उनमें से एक ऐसी गंध आती थी, ऐसी महक सी आती थी कि मन कुछ उदास सा होने लगता था। पहले बच्चे ने पढ़ पढ़ कर, रेखांकित कर कर के उस बुक को, ऐसा लगता था इसके मास्टर ने इसको खूब पढ़ाते समय खूब समझाया और इसने समझा और पिटाई की है, तो इस बच्चे ने एक एक रेखांकित लाइन खींची हुई है। तो जब वो मैं पढ़ता था, उसकी जो गंध आती थी, जो महक आती थी, और जो डर लगता था मास्टरों की मारपीट का, वो अंदर ही अंदर जमकर बैठ जाता था। इसका ठीक ठीक कारण तो कभी समझ में नहीं आया, परंतु जितनी भी मनोविज्ञान की जानकारी है, जितनी साइकोलॉजी की जानकारी है, इस अरुचि का कारण यही समझ में आया है कि आगे की श्रेणी की कुछ मुश्किल पढ़ाई और नए मास्टरों की मार पीट का भय, कि खूब सख्त मास्टर हुआ करते थे उस समय, ये भय जो था कहीं भीतर जमकर क्या हो गया था, बैठ गया था। सभी तो नए ना होते थे, परंतु 2-3 हर साल ही वह होते जो कि छोटी श्रेणी में नहीं पढ़ाते थे। सब टीचर वही नहीं होते थे, लेकिन 2-3 ऐसे होते थे जो नहीं पढ़ाते थे। तो कुछ चेंज हो जाते थे टीचर, और कुछ वही हुआ करते थे। अब कह रहा है कि क्या होता था, इस सभी तो नए ना होते थे, परंतु 2-3 हर साल ही वह होते जो कि छोटी श्रेणी में नहीं पढ़ाते थे। कुछ ऐसी भी भावना थी कि अधिक अध्यापक एक साल में ऐसी अपेक्षा, ऐसी उम्मीद करने लगते थे जैसे हम हरफन मौला हों, विद्वान हो गए हैं, हर क्षेत्र में विद्वान हैं, ऐसी अपेक्षा करते थे। और जब लगता था कि ये बच्चा मेरी अपेक्षाओं पे खरा नहीं उतर रहा तो गुस्सा करते थे। अब ऐसा लगता था कि वो मास्टर जी हमें सोचते हैं कि हम हरफन मौला बन जाएं, विद्वान, हर क्षेत्र में पारंगत बन जाएं, ऐसा सोचते थे। यदि उनकी आशाओं पर पूरे नहीं हो पाते तो कुछ तो जैसे चमड़ी उधेड़ देना, मार पीट पीट कर देने को तैयार रहते थे। इन्हीं कुछ कारणों से केवल किताबों कापियों की गंध से ही नहीं, बाहर के बड़े गेट से 10-15 गज दूर स्कूल के कमरों तक रास्ते के दोनों ओर जो झाड़ के पेड़ लगे हुए थे, जो अलियार झाड़ के पेड़ लगे हुए थे, उनकी जो गंध थी, उनकी जो महक थी, उससे भी मन उदास हो जाया करता था। तो लेखक किन किन कारणों से स्कूल नहीं जाना चाहता था? एक तो स्कूल के चारों ओर, दोनों ओर लगी हुई झाड़ के वो जो पेड़ जिनकी वो गंध आती थी, एक किताबों और कॉपियों की जो महक जो वो महसूस करता था, एक मास्टरों की पिटाई का डर,
एक मास्टर जो अपने बच्चों को हरफन मोला बनाना चाहते थे, और बच्चे जब उनकी आशाओं पर, उम्मीदों पर खरे नहीं उतरते थे तो उनकी खूब मारपीट करते थे। इस डर से वो स्कूल जाना पसंद नहीं करते थे। परंतु स्कूल एक दो कारणों से अच्छा लगता था। उन कारणों से स्कूल अच्छा नहीं लगता था, लेकिन एक दो कारण ऐसे भी थे कि स्कूल अच्छा लगने लगा था। मास्टर प्रीतम चंद जब हम स्काउटों को परेड करवाते, लेफ्ट राइट, दाएं बाएं, ऊपर नीचे, 1 2 3 3 2 1 ऐसे परेड कराते, खाकी वर्दी पहनकर, 2 रंगा रुमाल गले में डालकर, तो हम अपने आप में बहुत ऐसे लगता था हम फौजी जवान हैं, हमें कोई तमगा मिल गया है, मेडल मिल गया है। तो जब वो परेड करवाते थे तो लेफ्ट राइट की आवाज़ या मुंह में ली विसल सीटी से मार्च कराया करते, तब हमें स्कूल जाना बहुत अच्छा लगता था। फिर राइट टर्न, लेफ्ट टर्न, अबाउट टर्न कहने पर छोटे छोटे बूटों की एड़ियों ठक टक 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 दाएं बाएं या एकदम पीछे मुड़कर बूटों की ठक ठक करते, अकड़ कर चलते, तो ऐसा लगता हम विद्यार्थी नहीं, बहुत महत्वपूर्ण आदमी हों, हम मानो फौजी जवान हों। दूसरे विश्व युद्ध का समय था, परंतु हमारी नाभा रियासत का राजा अंग्रेजों ने 1923 में क्या कर लिया था, गिरफ्तार कर लिया था, और तमिलनाडु में कोडाई केनाल में ही जंग शुरू होने से पहले उसका देहांत भी हो गया था। उस राजा का बेटा कहते थे अभी विलायत मैंने फॉरेन में पढ़ रहा था, इसलिए हमारे देसी रियासत में भी अंग्रेज की ही चलती थी। फिर भी राजा के ना रहते अंग्रेज हमारी रियासत के गांव में जबरन जबरदस्ती भर्ती नहीं कर पा रहा था। लोगों को फौज में भर्ती करने के लिए जब कुछ अफसर आते तो उनके साथ कुछ नौटंकी वाले, ये नौटंकी क्यों करते थे, बच्चों को उत्साहित करते थे, प्रोत्साहित करते थे, प्रेरणा देते थे कि वो सब फौज में क्या हो जाएं, भर्ती हो जाएं। वह रात को खुले मैदान में शामियाने तंबू लगाकर लोगों को फौज का सुख, आराम, बहादुरी का दृश्य दिखाकर आकर्षित किया करते थे। उनका एक गाना अभी भी लेखक कहता है मुझे याद है, कुछ मस्खरे मजाकिया अजीब सी वर्दियां पहने और अच्छे बड़े फौजी बूट पहने हुए गाया करते थे। क्या गाया करते थे, भर्ती हो जा रे रंगरूट, भर्ती हो जा रे। किसमें रंगरूट, किसमें भर्ती हो जा, फौज में भर्ती हो जा, ये जवान फौज में भर्ती हो जा, भर्ती हो जा। अठे यहाँ मिले से टूटे लीतर, टूटे हुए पुराने जूते हैं यहाँ पर, और वहाँ मिलेंगे बूट, वहाँ तुम्हें फौजी अच्छे बूट मिलेंगे। भर्ती है जवान, तू फौज में भर्ती हो जा। अठे पहन से फटे पुराने, यहाँ तू फटे पुराने पहनता है, उठे मिलेंगे सूट, वहाँ पर तुझे पहनने को अच्छे सूट मिलेंगे। ए जवान तू फौज में क्या हो जा, भर्ती हो जा। इस तरह का उस समय कुछ मजाकिया जो थे वो इस तरह के गीत गाकर, इस तरह की नौटंकी नाटक करके सब जवानों को फौज में भर्ती होने के लिए प्रेरित करते थे। मास्टर प्रीतम चंद को स्कूल के समय में कभी भी हमने मुस्कुराते हुए नहीं देखा था, ना हंसते देखा था। उनका ठिगना छोटा कद था, दुबला पतरा परंतु गठीला शरीर था, माता के दागों से चेचक जैसे से भरा चेहरा था और बाज जैसी उनकी तेज आंखें थी। खाकी वर्दी पहनते थे, चमड़े के चौड़े चौड़े पंजे वाले बूट पहनते थे, सभी कुछ ही बहुत भयभीत करने वाला हुआ करता था। उनके बूटों की ऊंची एड़ियों के नीचे खुरियां लगी होती थी। खुरियां हो गई घोड़े की नाल, खुरियां लगी रहती थी, जैसे तांगे के घोड़े के पैरों में नीचे कील जैसे लगे रहते हैं। घोड़े की नाल, वो जो पैरों के नीचे जो नाल लोहे की बनी होती है उसको बोलते हैं खुरियां। अगले हिस्से में पंजों के नीचे मोटे सिरों वाले कील ठुके होते थे। यदि वे सख्त जगह पर चलते तो खुरियों और कीलों के निशान वहां पर भी दिखाई देते थे। हम ध्यान से देखते, इतने बड़े और भारी भारी बूट पहनने के बावजूद उनके टखनों में कहीं मोच तक नहीं आती थी। चलते थे जब ठक 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 कील की आवाज़ से, सख्त फर्श पे चलते हुए उसके कील के निशान भी पड़ जाते थे। हम यही देखते थे कि इनको मोच नहीं आ जाए कहीं। उनको देखकर हम भी घर वालों से उन्हीं की तरह के बूटों की मांग करते। तो माँ बाप हमें यही कहते कि टखने टेढ़े हो जाएंगे, सारी उम्र सीधे कभी नहीं चल पाओगे। हमें मना करते थे कि हमें वैसे बूट लेकर नहीं देंगे।
मास्टर प्रीतमचंद से हमारा डरना बड़ा स्वाभाविक था, परंतु हम उनसे नफरत भी करते थे। कारण तो उसका मारपीट था ही, हम इसलिए नफरत करते थे। हम सभी को जो मेरी उम्र के हैं वह दिन बिल्कुल नहीं भूल पाया जिस दिन वह हमें चौथी श्रेणी में फारसी लैंग्वेज, फ्रेंच लैंग्वेज फारसी पढ़ाने लगे थे। हमें उर्दू का तो तीसरी श्रेणी तक अच्छा अभ्यास हो गया था, परंतु फ्रेंच लैंग्वेज फारसी तो अंग्रेजी से भी मुश्किल थी। क्या हुआ था, क्लास में आए, अभी हमें पढ़ते 1 सप्ताह भी नहीं हुआ होगा कि प्रीतम चंद ने हमें एक शब्द रूप, जैसे संस्कृत में शब्द रूप होता है राम रामो रामा, रामा रामो रामा, ऐसे होता है, इसी तरह फ्रेंच लैंग्वेज में उन्होंने हमें एक शब्द रूप याद करने को कहा और आदेश दिया कि कल इसी घंटी में जुबानी सुनेंगे, कंठस्थ करके आना है। हम सभी घर लौटकर रात देर तक उसी शब्द रूप को बार बार याद करते रहे, परंतु केवल 2-3 ही लड़के थे जिन्हें आधी या कुछ अधिक शब्द रूप याद हो पाया। दूसरे दिन बारी बारी सबको सुनाने के लिए कहा तो एक भी लड़का ना सुना पाया। तभी मास्टर जी घुर्राए, सभी कान पकड़ो। गुस्सा आ गया और कहते सभी कान पकड़ो। हमने झुककर टांगों के पीछे से बाहें निकाल ली, मुर्गे जैसे बन गए और कान पकड़े तो गुस्से से चीखे, पीठ ऊंची करो, गुस्से में। और पीठ ऊंची करके कान पकड़ने से 3-4 मिनट में ही टांगों में जलन होने लगती थी, जलन होने लगी टांगों में। मेरे जैसे कमजोर तो टांगों के थकने से कान पकड़े हुए ही गिर पड़ते थे, गिर गए थे। जब तक मेरी और हरबंस की बारी आई तब तक हेडमास्टर शर्मा जी अपने दफ्तर में आ चुके थे। जब हमें सजा दी जा रही थी तो उसके कुछ समय पहले शर्मा जी स्कूल की पूरब की ओर बने सरकारी अस्पताल में डॉक्टर कपलास से मिलने गए थे। लेकिन जब हमारी बारी आई, हरबंस और मेरी बारी आई, जब हमें मुर्गा बनाया जा रहा था, जब हमें सख्ती से आदेश दिया जा रहा था, इतने में हेडमास्टर शर्मा जी आ चुके थे। और जब हमें पीठ ऊंची कर आदेश दिया जा रहा था कि पीठ ऊंची करो, गुस्सा किया जा रहा था, घुड़की दी जा रही थी, इतने में मास्टर जी, हेडमास्टर शर्मा जी आ चुके थे। वह दफ्तर के सामने की ओर चले आए। आते ही जो कुछ उन्होंने देखा वह सहन नहीं कर पाए। शायद ये पहला अवसर था कि वह पीटी प्रीतमचंद की उस बर्बरता, उस अत्याचार को सहन ना कर पाए। बहुत उत्तेजित, बहुत गुस्से में आ गए थे और गुस्से में आकर, व्हाट आर यू डूइंग, इज इट द वे टू पनिश द स्टूडेंट्स ऑफ 4th क्लास। गुस्से से बोले कि ये क्या तरीका है, क्या 4th क्लास, क्या 4थी क्लास के बच्चों को पनिशमेंट देने का, सजा देने का ये सही तरीका है। स्टॉप इट एट वंस, इसको अभी बंद कर दो। हमें तब अंग्रेजी बिल्कुल नहीं आती थी क्योंकि उस समय हम 5वीं श्रेणी से अंग्रेजी पढ़ानी शुरू की जाती थी और हम 4थी श्रेणी में थे। हमें समझ नहीं आया कि वो क्यों डांट रहे हैं, क्या डांट रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, इंग्लिश में क्या सुना रहे हैं। परंतु हमारे स्कूल के जो 7वीं 8वीं श्रेणी के लड़कों ने हमें बताया था कि शर्मा जी ने कहा था, क्या करते हैं, क्या 4थी श्रेणी को सजा देने का यह ढंग है, इसे फौरन बंद करो। शर्मा जी गुस्से से कांपते बरामदे से ही अपने दफ्तर में चले गए। फिर जब प्रीतमचंद सर कई दिन तक स्कूल नहीं आए तो ये बात सभी मास्टरों की जुबान पर थी कि हेडमास्टर शर्मा जी ने उन्हें मुअत्तल मतलब निलंबित, स्कूल से बाहर कर दिया है। अपनी ओर से आदेश लिखकर मंजूरी के लिए रियासत की राजधानी नाभा में मंजूरी के लिए वो लेटर भेज दिया गया है। वहाँ हरजीलाल नाम के महकमाए तालीम शिक्षा विभाग के डायरेक्टर थे जिनसे ऐसे आदेश की मंजूरी बड़ी आवश्यक थी। उस दिन के बाद ये पता होते हुए भी कि पीटी प्रीतमचंद को जब तक नाभा से डायरेक्टर बहाल नहीं करेंगे, दोबारा नौकरी पर नहीं रखेंगे, तब तक वे स्कूल में कदम नहीं रख सकते। जब भी फारसी की घंटी बजती तो हमारी छाती धक 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 कि कहीं अभी सर आ जाएंगे, अभी आएंगे, धक धक करती फटने को आती। परंतु जब तक शर्मा जी स्वयं या मास्टर नोहरिया राम जी कमरे में आ जाते, मास्टर जहाँ तो स्वयं आते या दूसरे मास्टर नोहरिया राम जी कमरे में फारसी पढ़ाने ना आ जाते, हमारे चेहरे मुरझाए रहते, हम मुरझा जाते। फिर कई सप्ताह तक पीटी मास्टर स्कूल नहीं आए। पता चला कि बाजार में एक दुकान के ऊपर उन्होंने जो छोटी छोटी खिड़कियों वाला चौबारा किराए पे ले रखा है, कमरा उन्होंने घर जो ले रखा है, वहीं आराम से रह रहे थे। कुछ 7वीं 8वीं के विद्यार्थी हमें बताया करते हैं कि उन्होंने मुअत्तल होने की, निलंबित होने की रत्ती भर भी चिंता नहीं थी। उनको निलंबित होने की चिंता नहीं थी
कि स्कूल से निकाला गया है। उनका कहना था कि अगर बच्चों को अनुशासन में लाने के लिए पिटाई भी हो, मारा भी जाए, तो ये सही कदम होता है, ये उचित होता है। इसलिए उनको कोई वो नहीं था, दुख था कि मुझे स्कूल से निकाल दिया गया है, ऐसी कोई भी उनको चिंता नहीं थी। पहले की तरह ही आराम से पिंजरे में रखे 2 तोतों को दिन में कई बार भिगोकर रखे बादामों की गिरियों का छिलका उतारकर उन्हें खिलाते थे। घर में उन्होंने 2 तोते रखे थे, उनको बादामों की गिरियों से छिलका उतार उतार कर खिलाते, उनसे बातें करते रहते थे। उनके वे तोते हमने भी कई बार देखे थे। हम उन बड़े लड़कों के साथ उनके चौबारे में गए जो लड़के पीटी साहब के आदेश पर उनके घर का काम करने जाया करते थे। परंतु हमारे लिए ये चमत्कार ही था जो प्रीतम चंद बिल्ला मार मार कर हमारी चमड़ी तक उधेड़ देते थे, खाल तक उधेड़ने को तैयार हो जाते थे, पीटते थे बहुत। वे अपने तोतों से मीठी मीठी बातें कैसे कर लेते थे। हम हैरान हो जाते थे कि एक ही इंसान के 2 रूप कैसे हो सकते हैं और नारियल की तरह से कैसे हो सकते हैं। बाहर से इतने कठोर, मारना पीटना, और अंदर से इतने नरम कि वो अपने तोतों को बादाम की गिरियां, उनके छिलके उतार कर उनको खिलाते थे। हम ये सोचते थे, क्या तोतों को उनकी दहकती भूरी आंखों से भय नहीं लगता? क्या उनको उनसे डर नहीं लगता? हम ये सोचते रहते, क्या तोते उनसे डरते नहीं हैं? हमारी समझ में ऐसी बातें तब नहीं आ पाती थी। बस एक तरह इन्हें अलौकिक, अनोखा ही मानते थे। एक तरह से हम इनको अलौकिक ही मानते थे। तो इसमें आपने पीटी मास्टर जी की 4 चारित्रिक विशेषताएं अगर आपको लिखने आ जाएं तो क्या करोगे बेटा? अनुशासन प्रिय थे, बहुत अनुशासन प्रिय थे। जब पीटी करवाते थे या बच्चा कतार में सीधा खड़ा नहीं होता था तो घुड़की देना, खाल खींचने जैसे मुहावरे को प्रत्यक्ष कर देते थे। उनका स्वरूप कैसा था, उनका रूप कैसा था, ये लिखोगे। किस तरह के वो अध्यापक थे, कैसे अध्यापक कहलाए गए थे, और वो किस तरह नारियल की तरह बाहर से देखने में कठोर और अंदर से उतने ही नरम थे। इस तरह से अगर आपको उनकी चारित्रिक विशेषताएं आए तो इस तरह से आपको लिखनी है।